हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के स्नातक प्रथम खंड के अपने MIL भाग से गद्य जीवितम अध्याय से आज हम एक लेते हैं सारांश, जिसके बारे में आज हम उसकी चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर तो आज हम आप लोगों के सामने जो लाए हैं उसका नाम है बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब के कथानक की विशेषताएं आज हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के सामने आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताते चले कि बड़े भाई साहब जो है यह इसके लेखक हैं हिंदी के बहुत ही प्रमुख रचनाकार कवि, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से भली भांति सब प्रकार से जानते हैं। उनका नाम है प्रेमचंद हुए, जो बड़े भाई साहब के लेखक हैं। बड़े भाई साहब जो जिसने इसकी रचना की है उसके लेखक हो गए, हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार कहिए, उनको रचनाकार कहिए। तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। उनका एक ऐसा वह एक मानव जीवन के चरित्र की वह एक अलग से भूमिका निभाते हैं अपने रचना में। अपने रचना अलग तरह से वह विकसित करते हैं। फिर जितनी भी कहानियाँ प्रेमचंद्र ने लिखी है वह सब कहानियाँ आपसे यूँ कहे तो सब चरित्र प्रधान है। इसमें मनुष्य के बारे में इसमें व्याख्या की गई है, मनुष्य की चेतना पे इसमें व्याख्या की गई है। फिर से आपको हम बताते चले कि बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में मैं इसमें मनोवैज्ञानिक विचारों पे भी इसमें ध्यान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जैसे हर प्रकार से निपुण नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई उपदेश दे रहा है तो वह बड़ा होने के नाते हमें उपदेश दे रहा है, परंतु एक ऐसा समय भी आता है जब वह उस जो कार्य हमें करने के लिए वह बाधित करता है, मना करता है, वह कार्य वह खुद व्यक्ति कर लेता है। तो सबसे इसमें अहम भूमिका इसी बात का निभाया गया है कि इसमें बड़े भाई साहब जो होते हैं वह हर प्रकार से निपुण होते हैं, हर प्रकार से अच्छे होते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं, अपने छोटे भाई को उपदेश देते हैं। परंतु जब एक ऐसा वक्त आ जाता है तो वह फिर वही कनकौवे को पकड़कर वह उसे लेकर अपने घर की ओर भाग जाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इसके मुख्य, या तो संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। अब चलिए इसकी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे, जो इसमें कहानी में दर्शाया गया है। 2 भाई हैं इसमें जिनका चरित्र बहुत ही प्रधान है, बड़े भाई और छोटे भाई। तो यह छोटा भाई के विशेषताएं हैं। छोटा भाई बता रहा है, मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे और 3 कक्षा आगे भी पढ़ते थे। फिर बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते थे। वह बड़ा थे परंतु पढ़ने में उनका उतना अच्छा से दिल नहीं लगा करता था, जिसके के कारण वह एक ही कक्षा में 2-2 बार रहा करते थे। फिर जब मेरी आयु 9 साल की थी तब वह उनकी आयु 14 साल की थी। फिर वह, क्योंकि वह 5 साल के बड़े थे, उनकी आयु 14 साल की थी। वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा जी पढ़ने में नहीं लगता था, परंतु अवसर पाते ही मैं अपने हर परीक्षाओं में निपुण हो जाता था, हर परीक्षाएं पास करता था। अगली परीक्षा में अगली क्लास में प्रवेश कर जाते थे। फिर वह अवसर पाते ही जब हमें मौका मिलता तो हॉस्टल से निकलकर कंकरियाँ उछाला करते थे, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाया करते थे, कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूदा करते थे। यह सब शरारतें हम अपने बचपन में स्कूलों में किया करते थे, अपने हॉस्टल में किया करते थे। फिर फाटक पर सवार होकर कभी आगे पीछे उसे चलाया करते थे। कमरे में आते ही भाई साहब खुद बहुत ही क्रुद्ध होकर पूछते हैं, दुखी होकर पूछते हैं, कहाँ थे तुम। भाई साहब की लताड़ सुनकर मैं आंसू बहाने लगता था। वे उपदेश की कला में एकदम से निपुण थे, वह दूसरे को उपदेश देना अच्छी तरह से जानते थे। मैं फटकार से भी मतलब दुखी नहीं हुआ करता था, फिर भी मैं खेल कूद को तिरस्कार नहीं करता था। वह मतलब हमें डांटा करते थे, परंतु जब भी हमें मौका मिलता था तो हम खेलने के लिए निकल जाया करते थे। यह इस पाठ्य पुस्तक में छोटा भाई बता रहा है। फिर वह सालाना इम्तिहान जब पास में आता है तो बड़े भाई साहब उसमें फ़ेल हो गए हैं। 9वीं कक्षा में जो थे वह फ़ेल हो गए हैं, और जो छोटा भाई साहब था, जो छोटा भाई था वह पास ही नहीं हुआ, बल्कि अपने दर्जे में प्रथम श्रेणी से प्रथम आया है। वो अपने दर्जे में, वो अपने क्लास में
प्रथम स्थान पे आया है। वह पढ़ता तो मन से नहीं था, परंतु जितना भी पढ़ता था उसे वह अपने परीक्षा में निपुण होकर अच्छे से वह लिख लिया करता था। उसकी यह बात अच्छी लगी। फिर अब मेरे और उनके बीच बस 2 साल का अंतर था। एक दिन गुल्ली डंडा लेकर खेलकर आया कि भाई साहब कहने लगे कि दर्जा में प्रथम आने से तुम्हें दिमाग हो गया है क्या? इस तरह से वह बोलने लगे हैं। आदमी जितना कुकर्म करे पर अभिमान न करे। वह मतलब उनके कहने का अर्थ है कि तुम अभिमान करते हो, तुम पढ़ाई करते हो, वो पढ़ाई तो ऐसे करते नहीं। और यह जब अपने दर्जे में, अपने क्लास में, अपने वर्ग में जब तुम पास हो जाते हो, प्रथम आते हो, तो फिर तुम्हें अभिमान हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति कितना भी कुकर्म करे लेकिन उसे अभिमान नहीं करना चाहिए। वह उसे समझा रहे होते हैं। फिर जो कुछ भी कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। इस तरह से बड़े भाई समझाते हैं, जो कि फ़र्ज भी है उनका। फिर सालाना इम्तिहान होने पर फिर मैं पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वर्ग में प्रथम कैसे हो गया। भाई साहब अब मुझसे केवल 1 दर्जा का अंतर था। वह 9वीं की 9वीं क्लास में ही थे और वह उनसे 1 दर्जा पीछे रह गया था। फिर एक ही साल का बात था। वे बहुत अब वह कुछ बहुत से नर्म होने लगे हैं। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी है कि मेरा भाई पढ़ता नहीं है, परंतु मैं पढ़ता भी हूँ, परंतु अपने क्लास में, अपने परीक्षा में, अपने सालाना के इम्तिहान में पास नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह की उन्हें बहुत से वो मनोवैज्ञानिक तौर पे सोचते हैं। फिर उन्हें यह सब सोचने की वजह से उनका दिमाग थोड़ा नर्म होने लगा है कि बार बार उसे डांटना सही नहीं है। इस प्रकार से वह थोड़ा सा नर्म होने लगे हैं। फिर एक दिन कनकौवे लूटते देखकर भाई साहब ने कहा, इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौवे के लिए तुम्हें दौड़ते शर्म नहीं आती है? उसके कुछ दोस्त भी थे जिसके साथ वह खेला करते थे, छोटे भाई, तो तुम्हें उन लोगों के साथ खेलने में शर्म नहीं आती है? इस तरह से वह डांट लगाते हैं। फिर किताबी समझ किताबी पढ़ने में नहीं, दुनिया देखने से आती है। वह उसे अच्छी तरह से भली भांति समझाते भी हैं। अब मैं समझ गया कि भाई साहब जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसे इस बात का ध्यान भी आ जाता है कि भाई साहब अच्छा ही बोल रहे हैं, मेरे लिए ही बोल रहे हैं। यह सब वह जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह तो अभी छोटा था, बालक था, इसलिए वह उसी बड़े की तुलना में थोड़ा ज़्यादा समझदार नहीं था, परंतु अब वह समझने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब ने मुझे गले लगाते हुए यह भी कहा, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचता है, लेकिन करूँ क्या मैं? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? इस प्रकार से बड़े भाई अपने छोटे भाई को सीने में लगाकर उसे सांत्वना देते हैं कि मुझे भी मन करता है खेलने का, परंतु यदि मैं ही बेराह पे चलूँ, मैं ही कुछ अच्छा काम नहीं करूँ, तो तुमसे मैं कैसे उम्मीद करूँ? यह भी वो अपने छोटे भाई से कहता है। फिर उसी क्षण एक कटा हुआ कनकौवा ऊपर से उड़ते हुए देखकर भाई साहब उछल पड़े। बड़ा भाई जो था, जो उस तरह से वह उपदेश दिया कर रहा था, वह उछल पड़ा है उसी क्षण। और यह देखकर भाई साहब उछल पड़े हैं, उसकी डोर पकड़ ली है और हॉस्टल के पीछे की ओर भागे हैं। और मैं भी उनके पीछे दौड़ने लगा हूँ, छोटा भाई भी उनके पीछे दौड़ने लगा है। इस प्रकार इस कथानक में यह प्रस्तुत किया गया है, कहानीकार यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई भी उपदेश, नसीहत देने वाला व्यक्ति भी समय आने पर सब कुछ भूल जाता है और भावना के प्रवाह में वह बह जाता है। फिर बड़े भाई के उपदेशों और उनके क्रियाकलापों से यह बात पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट भी होती है। फिर कहानी के तत्वों में इसका चरित्र प्रधान भी महत्व है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। इसमें बहुत ही अधिक इसमें चरित्र प्रधान के ऊपर महत्व दिया गया है। पात्रों के अभाव के कारण कहानी की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता है कि इसकी कहानी की रचना का क्या उद्देश्य है। आप तो इसका समझ ही गए होंगे कि बड़ा भाई यदि कुछ गलत करता है तो छोटे उसे बहुत ही गौर से देखते हैं, परंतु यदि जब बड़ा को इस बात का स्वीकार होता है कि हमने भी यह गलती की है और वह छोटा है, बालक उसे समझाता है, तो यहाँ तक भी इसमें कुछ ये कहानीकार जो है वह गलत नहीं है। फिर
इसमें चरित्र चित्रण इसमें प्रभावशाली हो जाता है। दो भाइयों के बीच का यह संबंध है जिसमें बड़ा भाई छोटे को समझाता है। इसमें यह चरित्र चित्रण में यह प्रभावशाली हो जाता है। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, पुरुष प्रधान पात्र हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, जिनकी व्याख्या पीछे हमने किया है। फिर लेखक इन दोनों पात्रों का चरित्रांकन पर्याप्त सफल रहा है। यह दोनों का चरित्र बहुत ही अच्छे तरह से सुसंगठित ढंग से इसमें प्रस्तुत किए हैं। फिर बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण है तथा छोटा जो भाई है वह खेलने कूदने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता है। वह जब भी देखो तो वह उसे कोई भी अवसर मिले तो वह अपना वक्त खेलकूद में जाया करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। फिर वह ऐसा कोई भी वक्त नहीं है जो वह खेलने कूदने से गंवाता हो। फिर बड़े भाई साहब पढ़ने में काफ़ी रुचि लेते हैं, परंतु परीक्षा की तालाब को वह पार नहीं कर पाते हैं। वह पढ़ने में तो उतना अधिक तेज नहीं है, तीव्र नहीं है, परंतु वह पढ़ाई पे विशेष तौर पे ध्यान देते हैं। परंतु उनकी किस्मत की बात देखिए कि वह ज्यों के त्यों एक ही क्लास में 2-2 बार 3-3 बार रह जाते हैं। और छोटा भाई जो है जो खेल कूद भी करता है, दोस्तों के साथ अपने घूमता भी है, फिर भी वह परीक्षा में प्रथम स्थान पे आ जाता है। और बड़े भाई के साथ ही वह उसकी तुलना में वह अत्यधिक प्रभावशाली भी रहा है और उसे सब कोई अत्यधिक प्रेम भी कर रहे हैं, उनके हॉस्टल से लेकर उनके स्कूल तक। फिर छोटे भाई की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। वह पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी वह पास हो जाया करते थे। इस बात की उसे भी आश्चर्य हुआ करती थी। लेखक ने इन दोनों पात्रों की मानसिक स्थिति का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। दोनों के हृदय में जो जो भी बातें आती है, जैसे कि दो भाई अगर बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में दोनों के प्रति क्या क्या भावनाएं होती है, यह सब इसमें चरित्र में सब इसमें हृदय स्पर्शी चित्रण हो गया है, चित्रित हो गया है। बड़े भाई साहब वस्तुतः एक चरित्र प्रधान कहानी भी कही जा सकती है। फिर इस कहानी का उद्देश्य यह है कि इसमें कोई ना कोई यदि कोई भी कहानी होता है तो उसमें उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ की दृष्टि से निश्चय ही यह एक समृद्ध कहानी है, यह एक सुपठित कहानी है। इसको बहुत ही लोगों ने इसको पढ़ना भी पसंद किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बड़े भाई का कार्य छोटे भाई को उपदेश देना मात्र नहीं होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि छोटा भाई बुद्धि के धरातल पर ही बड़े भाई की अपेक्षा को कम विकसित करे और वह बड़े भाई को हमेशा अपमानित करे, ऐसा भी इसमें नहीं दर्शाया गया है। फिर उसे बार बार ताना दे, या ऐसा भी इसमें नहीं कहा गया है। उपदेश देने वाला व्यक्ति प्रायः अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करे। इसमें यह दर्शाया गया है कि बड़े भाई को उस वक्त कनकौवे नहीं लेना चाहिए था, उसकी डोर नहीं पकड़नी चाहिए थी, तब बड़े छोटे भाई की नज़र में उनकी कुछ बात होती, उनकी कुछ अहमियत होती। फिर प्रस्तुत कहानी के अंत में लेखक यह स्पष्ट करता है कि बड़े भाई साहब भी कनकौवे की डोर पकड़कर भागते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से बड़े भाई साहब एक बहुत ही सफल कहानी रही है। जो भाई मना करता है छोटे भाई को काम करने से, वही बड़ा भाई भी कर रहा है। तो इसी बात पे यह प्रेमचंद्र जी ने बड़े भाई साहब कहानी लिखे हैं। तो चलिए, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।